सिलेबस फिर से एक बार ओपन कर लीजिए। GS 3 में देखेंगे तो पहला टॉपिक आपको किस में नोट्स बनाना है, इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। घटना चक्र से बनाइए, है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज गूगल करना है आपको। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया, ये भी आपको बनाना है। सेकंड, ये टॉपिक नंबर 1, टॉपिक नंबर 2, टॉपिक नंबर 3 उसने क्या क्या अचीव किया है, ठीक है। टॉपिक नंबर 4, प्लानिंग में नीति आयोग का क्या लेना देना है ना, कि उसका रोल क्या है। तो नीति आयोग का जो रोल है, नीति आयोग का फंक्शन क्या है, पहली बात तो नीति आयोग स्टैब्लिश कब हुआ, उसका थोड़ा स्ट्रक्चर ध्यान में रखिएगा, ठीक है। स्ट्रक्चर ध्यान में रखने के बाद में आप उसका फंक्शन कम से कम 4, ऐसे तो बहुत सारे फंक्शन होते हैं मगर कम से कम 4 फंक्शन आप याद करेंगे। तो जब भी आप नोट्स बनाएंगे तो मेक इट अ पॉइंट कि आप जिस भी पर्टिकुलर टॉपिक का नोट्स बना रहे हैं उसके मिनिमम 5 पॉइंट्स आपके पास में होने चाहिए। और जब वो 5 पॉइंट लिखते जाते हैं ना तो दिमाग चलता रहता है, वो 1-2 पॉइंट एडिशनल हम डाल देते हैं, ठीक है। मगर नोट्स में आपके 5 पॉइंट मिनिमम होने चाहिए। आपका नीति आयोग का स्ट्रक्चर कब बना, ठीक है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, वो तो आपकी फर्स्ट लाइन आनी चाहिए। फिर मैंने कल आपको बता दिया ना कि बॉटम अप अप्रोच, स्ट्रेंथनिंग द फेडरलिज्म, एंड तीसरा क्या है, बॉटम अप अप्रोच। उसके अलावा हमारा क्या था, थिंक टैंक है ना, पॉलिसी थिंक टैंक है। ये 3 कुछ ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जो आपके पास में होने ही होने चाहिए, ठीक है। तो ये 3 आप नीति आयोग के लिए थोड़ा सा नोट्स बना लीजिए। उसके बाद में ना, अब अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे ना तो एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि कंपैरिजन बिटवीन, है ना, डिफरेंस क्या था नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन में। प्लानिंग कमीशन के बारे में भी थोड़ा सा नोट्स बना लीजिएगा, कब बना था, कौन से ईयर में आया था और कौन कौन से प्लान थे। महलानोबिस प्लान था, है ना, फर्स्ट वाले प्लान में हैरड डोमर प्लान था। बस वो नाम याद रखिएगा ताकि आपको आंसर राइटिंग में अगर आई गया प्लानिंग कमीशन को तो कम से कम आप वहाँ पे स्पेसिफिकली अगर हैरड डोमर मॉडल और महलानोबिस प्लान लिख दिया ना तो वहाँ पे आपको मार्क्स कैच कर देगा आपका। तो एक तो आप वो कर लीजिए। उसके बाद में प्लानिंग कमीशन के बारे में थोड़ा सा लिख लिया, 50-100 वर्ड। उसके बाद में नीति आयोग के लिख दिया। आप दोनों के कंपैरिजन में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो ये आप कंपैरिजन चार्ट बना लीजिए, ये आपको इजीली अवेलेबल है। इनफैक्ट ये जो मैंने PDF शेयर किया है टेलीग्राम में, इस पर भी आप देखेंगे कि वो कंपेरिजन वाला चार्ट है। उसके बस ना इंपॉर्टेंट फैक्ट को आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। ये अपने हो गए टॉपिक नंबर 4, ठीक है। अब टॉपिक नंबर 5 जो है जिसमें आपको नोट्स बनाना है वो है SDG। इस बार सोचिए, मैं इतना ज़्यादा ज्ञान बांटते फिर रही हूँ आप लोगों को, आप बिलीव नहीं करेंगे। मैंने ये डिसाइड किया था कि SDG, यार मुझसे ना चीज़ें रटी नहीं जाती है। आई एम नॉट समवन जिसने एक बार पढ़ लिया। देयर आर पीपल, मेरा खुद का भाई है, वो जब वो पढ़ता है वो एक बार पढ़ता है तो याद रहती है। कृष्णा कृपा है उसके ऊपर, हमारे ऊपर वो कृपा नहीं होती, पता नहीं क्यों। मैं पढ़ती हूँ और मैं भूल जाती हूँ, तो मुझे वो कॉन्स्टेंट रिविजन लगता है। मैं शायद वीकर स्टूडेंट में से आती हूँ, तो मुझे वो रिवीजन लगता है। तो मैंने जैसे कि मुझे पता है मैं SDG भूलती हूँ। मैं 3 साल से SDG रट रही हूँ, 3 साल से ट्रिक की मदद से SDG रट रही हूँ, पर भी मैं हर साल SDG 17 के 17 SDG याद नहीं रहते। कुछ कॉमन 1 2 3 याद है, 5 याद है, 10 याद है, ऐसे कॉमन 17 याद है, 16 याद है, बट सारे लाइन से याद नहीं होते। मैंने डिसाइड किया था कि बस एग्जाम हॉल में जाने के पहले वो SDG रट के जाऊँगी। पन्ना रेडी था मेरे पास में, और जब मैं होटल से बाहर निकली तो ये SDG वाला पन्ना छूट गया था। जब मैं वो सेंटर में मैं जाके रिवाइज़ करती थी क्लासरूम में जाने के पहले 1 घंटे पहले, बस ये SDG वाला पन्ना रह गया था मेरे से। और मेरा लक देखिए, स्पेसिफिकली क्वेश्चन आया। आप देखिए, मैंने आपको PDF शेयर किया है ना, SDG के ऊपर ही क्वेश्चन आया और आपको SDG वहाँ पे एनलिस्ट करना ही था। सब बच्चे किए होंगे, सबको SDG याद होता है, और मुझे देखिए, मुझे वो SDG याद नहीं था। मगर मैंने क्या किया, जितना मुझे याद था, है ना, तो मैंने एग्जाम्पल डाल के कि SDG एजुकेशन से रिलेटेड होता है एग्जाम्पल के तौर पे, तो मैंने इसको घुमा के आंसर लिखा। बट स्टिल मैंने वहाँ पे 17 के 17 SDG को एनलिस्ट नहीं किया है जो बाकी स्टूडेंट करते हैं। तो मैं क्या बोल रही हूँ, ये पता है कब होता है, ये कॉमन मिस्टेक कब होती है, जब आप ना एक्स्ट्रा पढ़ने जाते हैं सिलेबस से हट के। क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि नहीं, क्योंकि अभी सब मेरे को लोग बोलते हैं ना कि एग्जामिनेशन इवॉल्व हो रहा है, अब UPSC को कम्पीट कर रहा है। नहीं, यूपी PCS के प्रीवियस ईयर से इस ईयर का लेवल आपका बढ़ेगा। वैसे 2021 के कंपैरिजन में 2020 का जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो कंपेयर करेंगे आप सेम एग्ज़ाम को तो लेवल बढ़ेगा। मगर आप कभी भी ये नहीं पाएंगे कि यूपी PCS ने डायरेक्टली UPSC के सारे क्वेश्चन उठा के कॉपी कर दिए और एक साथ 20 के 20 क्वेश्चन एनालिटिकल है। ये आपके साथ में कोई ये अनफेयर गेम हो जाएगा। और स्टूडेंट देख रहे हैं ना कितना हंगामा करते हैं, स्टूडेंट हंगामा कर देंगे, तो आयोग भी ये नहीं चाहेगा। तो एक्सपेक्ट करिए कि आपका लेवल बेटर होगा, मगर वो 2021 के कंपैरिजन में बेटर होगा, ना कि यूपी PCS को UPSC से कंपेयर करेंगे। तो आप अभी भी देखिएगा, मैंने कल आपको PDF शेयर कर दिया। अभी अगर वीडियो में टाइम बचेगा तो मैं आपको दिखा दूंगी कि स्टैटिक पोर्शन जब मैं बोल रही हूँ तो वो क्यों बोल रही हूँ, ठीक है। तो SDG के ऊपर आपको होना चाहिए, ये आपको याद करना है, ठीक है। स्टिक टू द सिलेबस इज व्हाट आई हैव टू से, स्टिक टू द सिलेबस।
एसडीजी क्या है ये आपको पता होना चाहिए, 17 एसडीजी होने चाहिए, ठीक है। इंडिया ने क्या क्या स्टेप लिए हैं एसडीजी से, हर एक एसडीजी को लेकर कम से कम एक एक दो दो स्कीम आपको पता होनी चाहिए। और हर एसडीजी के ऊपर, एसडीजी इतना इंपॉर्टेंट है कि हर एसडीजी के ऊपर आपके पास में एक डेटा होना चाहिए, ठीक है। एजुकेशन के ऊपर आपके पास में कम से कम एक या दो डेटा होना चाहिए, कम से कम ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो आप याद रखेंगे, ठीक है। उसके अलावा आप परसेंट याद रखेंगे, कितने परसेंट लिटरेट है, कितने परसेंट इलिटरेट है इंडिया में, एससी एसटी का वो परसेंट याद रखेंगे, ठीक है। हंगर के ऊपर जो हंगर इंडेक्स आता है कम से कम उसकी रैंकिंग आप याद रखेंगे। पावर्टी इंडेक्स आता है, पावर्टी इंडेक्स की आप रैंकिंग याद रखेंगे। ह्यूमन डेवलपमेंट, तो बेसिकली मैं क्या बोल रही हूँ आपको, ये बोलते हैं ना डेटा कहाँ से कलेक्ट करें, एसडीजी से कलेक्ट करिए। जितने एसडीजी है उस एसडीजी से रिलेटेड कौन कौन से अपने इंडेक्सेस आ रहे हैं, वो इंडेक्स को आप डेटा बना लीजिए। और हर एक एसडीजी के ऊपर कम से कम दो डेटा याद करिए कि अगर स्पेसिफिक एसडीजी भी पूछ ले, या फिर कहाँ से पूछेगा, एजुकेशन के ऊपर ही क्वेश्चन पूछेगा तो उसके ऊपर आपको होना चाहिए, वाटर के ऊपर, पावर्टी के ऊपर, है ना। तो यहाँ से आप डेटा याद रख लीजिए। तो ये आपको ध्यान रखना है। और अनदर थिंग, घटना चक्र की बुक में एसडीजी कवर्ड है। घटना चक्र की बुक में ये कवर्ड है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एसडीजी अचीवमेंट करने के लिए हर एक टारगेट के प्रति कौन कौन से ये लेके आए हैं, स्कीम लेके आए हैं। ऊपर से जब आप गूगल करोगे स्टेप्स टेकन बाय इंडिया टू अचीव एसडीजी फॉलोड बाय द वर्ड यूपीएससी, जब आप ये करते हैं तो आप देखेंगे कि बायजूस या फिर आई थिंक दृष्टि वाले ने ये कवर किया है, जहाँ पे उसने क्रिटिकली एनालाइज किया है। पहले तो उसने ये बताया है कि एसडीजी क्या है, उसके बाद उसने ये बताया है कि गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लाए हैं, उसके बाद उसने ये भी बताया है कि हम कहाँ कहाँ पे लैग कर रहे हैं। एवरी क्वेश्चन का आंसर आपको गूगल में मिल जाएगा, बहुत मोटी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 1000 वर्ड के आपके नोट्स आप पढ़ लीजिए, अंडरस्टैंडिंग बना लीजिए, और नोट 100 वर्ड का बनाना है, जैसा कि मैंने आपको कल बताया है। अब इशू ऑफ पावर्टी का जब आप नोट्स बनाएंगे तो पावर्टी की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, प्लस इंडिया में कौन कौन सी कमेटी थी पावर्टी की, ये तो आपने प्री के लिए भी पढ़ा होगा, याद है 2021 में 2019 में पावर्टी कमेटी का वो आया था, नहीं 2020 और 2018 और 2019 में तेंदुलकर कमेटी के ऊपर और पावर्टी कमेटी के ऊपर हमारा प्री का क्वेश्चन आया था। जब प्री में क्वेश्चन आता है तो वो मेंस में भी पूछेगा। तो पावर्टी हम कौन सा वो फॉलो करते हैं हम, है ना, कौन सा इंडेक्स यूज़ कर रहे हैं, पावर्टी कैलकुलेट कैसे करते हैं, कौन कौन सी कमेटी का सजेशन हम मान रहे हैं, ये पता होना चाहिए। टाइप्स ऑफ पावर्टी भी पता होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद में गवर्नमेंट ने कौन कौन से स्टेप्स लिए हैं और हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि गरीबी नहीं मिट रही है। अभी जैसे मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स आया था ना यूएनडीपी का, है ना, अगर आपको पता होगा लास्ट टाइम बहुत न्यूज़ में रहा था कि मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स आया यूएनडीपी का, और उसने बोला था कि इंडिया ने सक्सेसफुली इतने सारे मिलियन लोगों को पिछले 10 साल में, 2005 से 2015 का डेटा था, इस बीच में इतने मिलियन लोग को पावर्टी से निकाला है, इतने करोड़ लोग को पावर्टी से निकाला है, विच वॉज अ गुड स्टेप। तो जब भी पावर्टी के ऊपर क्वेश्चन आएगा, कितना ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शन है कि आप जेन्युइन रिपोर्ट दे रहे हैं, सोर्स बता रहे हैं और एग्जैक्ट फिगर बता रहे हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें आपको पता, और ये जो पावर्टी इंडेक्स वाला जो मैं आपको डेटा बता रही हूँ ना, ये आपको घटना चक्र की बुक में मिल जाएगा, आप खुद देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये पावर्टी टॉपिक यहाँ पे कवर किया आपने। फिर अनएम्प्लॉयमेंट सेम करिएगा, अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पूछता है, पिछले बार पूछा है ना 2021 का क्वेश्चन पेपर अगर आपने देखा होगा तो टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट देख लीजिएगा, इंडिया ने क्या स्टेप्स लिए हैं, और क्रिटिकली एनालाइज करेगा कि क्या स्टेप्स लेना बच गया है, हम कहाँ पे लैग कर रहे हैं, विद द कंक्लूजन। सेम विद सोशल जस्टिस। सोशल जस्ट व्हाट इफ अगर क्वेश्चन ही पूछ ले उठा के व्हाट इज सोशल जस्टिस, जैसे मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ, आप नीचे आते हैं थोड़ा सा, ठीक है। इंटरनल सिक्योरिटी आया, जब भी हम इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी की चैलेंज की बात करते हैं, टेररिज्म की डेफिनेशन हमको पता है, करप्शन की डेफिनेशन पता है, ठीक है। इसके अलावा हम इन्फिल्ट्रेशन अपना ये जो होता है ना, एक सेकंड मैं आपको दिखाती हूँ, हाँ ये रहा, एक्सट्रीमिज्म हमको पता है क्या होता है, ठीक है। उसके बाद में हमको साइबर अटैक, मनी लॉन्ड्रिंग, ये सब चीज़ें पता है। आपको पता है हम इंसर्जेंसी को हम स्किप कर देते हैं, और हमने इंसर्जेंसी को स्किप किया होता अगर हर एक वर्ड के ऊपर, मैं बोल रही हूँ ना, हर एक वर्ड के ऊपर, कभी कभी हम लगता है अरे इंटरनल सिक्योरिटी के चैलेंज के ऊपर तो हमारे पास नोट्स हो गए, क्या क्या आएगा, टेररिज्म आएगा, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म आएगा, साइबर अटैक आएगा, इसके ऊपर तो हमने बनाया हुआ है ऑलरेडी। व्हाट इफ हमको एग्जैक्ट करप्शन की डेफिनेशन नहीं पता, वहाँ पे बोल दिया व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय करप्शन, कभी कभी ऐसा होता है ना। व्हाट इफ हमको बोल दिया, अभी ये इस बार 2021 में आया है व्हाट डू मीन बाय इंसर्जेंसी, ठीक है। तो कहने का ये मतलब है कि हर एक वर्ड के पीछे एक डेटा
और एक डेफिनेशन हमको पता होना चाहिए। हर एक वर्ड को आपको डिफाइन करना आना चाहिए। समझ की बात नहीं है, जब मैं आपको समझ पूछूंगी तो आप मुझे बता दोगे कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड। जब मैं आपसे मुंह से पूछूंगी ना, मुंह ज़बानी की करप्शन किसको बोलते हैं, तो आप मुझे भली भांति समझा सकते हैं कि करप्शन किसको बोलते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। बट जब उसको लिखने में आता है ना कि भैया एग्जैक्टली 1.5 लाइन में इंट्रोडक्शन देना है और करप्शन की डेफिनेशन लिख के बताइए, तो वहाँ पे हम फंस जाते हैं। इसलिए प्रेपरेशन बहुत ज़रूरी है। सिलेबस के हर एक वर्ड के ऊपर हमको नोट्स बनाना है, ठीक है। सोशल जस्टिस किसको बोलते हैं, और सोशल जस्टिस लिख के आप यूपीएससी लिखिएगा, जो भी आपको नोट्स मिलेंगे 100 वर्ड आप वहाँ से कलेक्ट करिएगा। इंक्लूसिव ग्रोथ के ऊपर इस बार आया था, ठीक है, आप देख लीजिए, इंक्लूसिविटी के ऊपर आया था, है ना, उसका आपको नोट्स बनाना है। कॉम्पोनेंट ऑफ, अच्छा ये सब गूगल से आएगा। कॉम्पोनेंट ऑफ गवर्नमेंट बजट एंड फाइनेंशियल सिस्टम को फिलहाल हम यहाँ पे स्किप करते हैं, ठीक है। इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ, इसको मैं बाद में बताऊंगी कि किसे कवर कैसे करना है, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं, मेजर क्रॉप्स क्या क्या होते हैं, ये भी आपको गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ये पहला टॉपिक है पॉइंट नंबर 4 में। पॉइंट नंबर 4 में दूसरा टॉपिक है व्हाट इज़ इरिगेशन। इरिगेशन अलग होता है और इरिगेशन सिस्टम किसको बोलते हैं। अगर इरिगेशन पूछा है डिफाइन इरिगेशन, तो आपको इरिगेशन को डिफाइन करना पड़ेगा। अगर आपको पूछ रहा है कि इरिगेशन सिस्टम को डिफाइन करे, तो आपको वो करना पड़ेगा। फिर आ जाइए, नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका, पहला टॉपिक हुआ क्रॉप्स, दूसरा इरिगेशन, तीसरा इरिगेशन सिस्टम, चौथा है स्टोरेज के ऊपर आप डेफिनेशन। स्टोरेज का मैंने आपको कल नोट्स भी शेयर किया है कि मैंने क्या किया है ना। स्टोरेज किसको बोलते हैं, इंडिया में क्या क्या चीज़ें हैं उससे रिलेटेड एक डेटा लिख लीजिए। इसमें चैलेंजेस क्या क्या चल रहे हैं, गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिया है ये, और इसको कंक्लूड करने के लिए एक 2 लाइन का कंक्लूजन, ये आपको बनाना है स्टोरेज के ऊपर। सेम चीज़ें आपको बनानी है ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर, सेम चीज़ें आपको बनानी है मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। मतलब यहाँ पे आपको डायरेक्टली एपीएमसी की बात कर रहा है और दूसरा यहाँ पे हमको एमएसपी की बात कर रहा है, ठीक है, मार्केटिंग से रिलेटेड। उसके बाद में ई टेक्नोलॉजी इन द एड ऑफ फार्मर, इसका एग्जैक्टली इसको, ये जो वर्ड है ना ई टेक्नोलॉजी इन द एड ऑफ फार्मर, बिल्कुल इसको बिना वर्डिंग चेंज किए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप पाएंगे इसका, ठीक है। आप ऐसे बहुत सारा पाएंगे कि बिल्कुल सिलेबस से उठा के क्वेश्चन डाल दिया, बस आगे पे वॉट कर दिया या फिर पीछे पे कमेंट डाल दिया। बहुत सारे आपको ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे। तो ई टेक्नोलॉजी इन द एड ऑफ फार्मर, इसको आप प्रिपेयर करेंगे। कहाँ से मिलेगा आपको, देखिएगा घटना चक्र में आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। पहले आप घटना चक्र से नोट्स बनाइए, फिर आपको लगता है कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको ठीक नहीं लग रहा है, कि लगता है कि कुछ ज़्यादा बेटर पॉइंटर्स आ सकते हैं, तो गूगल करिए। आपको एक ही पर्टिकुलर सोर्स नहीं बोल रही हूँ, मगर एक मेन सोर्स हमारा घटना चक्र की वो बुक है, जहाँ से हमको कम से कम बेयर मिनिमम इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। फिर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम में आपको, जब आप आंसर राइटिंग का जो मैं आपको बताने वाली हूँ, जब हम वो करेंगे तो अपने आप हमारा कंटेंट 1.5-2 महीने में हम उस कंटेंट को एनरिच करने की कोशिश करेंगे। अभी आने वाले 10 दिन में हमारा पूरा ये एम होना चाहिए कि कम से कम 50 से 100 वर्ड तो लिखें सिलेबस को लेके, ताकि हम आंसर राइटिंग के लिए रेडी तो हों। एक बार आंसर राइटिंग के लिए रेडी होंगे, एक बार हम आंसर राइट करेंगे, उसके बाद एनरिचमेंट में काम करेंगे, उसके बाद डेटा में काम करेंगे, ठीक है। तो आप अभी, मेरा स्ट्रैटेजी कंप्लीट हुआ नहीं है, आप सुनते जाइए। जब ये पूरा सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगा ना, उसके बाद जो भी आपके क्वेश्चन होंगे, उसके बाद जो आपके डाउट होंगे, तब देखा जाएगा कि कितना इफेक्टिव रहा, कितना इफेक्टिव नहीं रहा। बट ये जो मैं आपको बता रही हूँ, ये आपको करना है, ठीक है। अब पॉइंट नंबर 5 में आते हैं, रिलेटेड टू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडीज़ एंड एमएसपी। तो डायरेक्ट फार्म सब्सिडीज़ एक टॉपिक हो गया, इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडीज़ एक टॉपिक हो गया, एमएसपी एक टॉपिक हो गया। तो इससे रिलेटेड आपको ये क्या है इसको डिफ़ाइन करना आना चाहिए। एमएसपी किसको बोलते हैं ये डिफ़ाइन करना आना चाहिए। एमएसपी में कितने प्रोडक्ट्स हैं ये डिफ़ाइन करना आना चाहिए। कुछ एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट सब्सिडीज़, कुछ एग्जाम्पल्स ऑफ इनडायरेक्ट सब्सिडीज़, इन केस अगर एग्जाम्पल में डालना पड़े तो वो पता होना चाहिए। उसके बाद इससे ये हेल्पफुल क्यों है ये भी आपको पता होना चाहिए। सिर्फ इश्यूज़ लिखा हुआ है यहाँ पे, बट हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडीज़ क्यों प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट, एमएसपी क्यों प्रोवाइड करती है, उससे फार्मर्स को क्या बेनिफिट मिलता है, इसके लिए भी आप कम से कम 3 से 4 पॉइंट्स रेडी रखिएगा। उसके बाद में इससे रिलेटेड इश्यूज़ क्या है इंडिया में, ये भी 4 से 5 पॉइंट्स रेडी रखिएगा। इसके बाद में गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स क्या क्या हैं, ठीक है। तो जितनी भी अभी टॉपिक आ रही है, इरिगेशन हो गया, स्टोरेज था, जो ट्रांसपोर्टेशन था, एपीएमसी वाला था, ई टेक्नोलॉजी इन द एड ऑफ फार्मर्स, जितना भी हमने पॉइंट नंबर 4 और 5 में पढ़ा है, इसमें जो ये स्पेसिफिकली पूछ रहा है ना यहाँ पे, इसको तो हमको पता होना चाहिए इसके बारे में, लाइक टाइप्स ऑफ इरिगेशन एंड इरिगेशन सिस्टम पता होना चाहिए। बट इसके साथ साथ में गवर्नमेंट करेंटली क्या कर रही है ये आपको पता, इसका भी नोट्स में आपका पार्ट होना चाहिए, ताकि जब हम वहाँ पे एग्जाम्पल डालें
या फिर हम ये बता सकें कि गवर्नमेंट की इनिशिएटिव क्या है, 3-4 स्टेप्स डालना पड़े तो वहाँ पे ये आपके काम आएगा। ये भी कहाँ से मिलेगा आपको, प्रेजेंटली आपको घटना चक्र के नोट्स में मिल जाएगा। इन केस नहीं मिलता है तो जिस भी टॉपिक का अगर आप करंट अफेयर्स, करंट में गवर्नमेंट क्या कर रही है, ये नहीं है अगर घटना चक्र में, तो आप गूगल कर सकते हैं। ये हो गया, एमएसपी हो गया। उसके बाद में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है, पीडीएस किसको बोलते हैं, कब आया ये सिस्टम, ठीक है, कौन से प्लान का हिस्सा था, ये सब चीज़ें। इसके साथ साथ में इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, इसके फंक्शन क्या है पीडीएस के, इसके लिमिटेशन क्या है, रीवैम्पिंग मतलब पीडीएस के अलग अलग स्टेजेस हुए हैं, है ना, तो उसको हमको पता होना चाहिए कि जब रीवैम्प करके आया टारगेटेड पीडीएस जो है ना, टीपीडीएस बोलते हैं हम, वो वाले वहाँ उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। इसके बाद में इशू विद बफर स्टॉक, तो बफर स्टॉक पता होना चाहिए, कौन मेंटेन करता है ये पता होना चाहिए। तो जैसे बफर स्टॉक की बात आएगी तो एफसीआई की बात आ जाएगी। तो एफसीआई एज एन इंस्टीट्यूट के बारे में आपके पास में कम से कम 50 वर्ड्स के नोट्स होने चाहिए, बस इसको रेडी रखिएगा। इसके साथ साथ में फूड सिक्योरिटी वाला जो इशू है, फूड सिक्योरिटी के लिए भी गूगल कर दिएगा। इसके बाद में देखिए ये आया था पिछले बार, एग्जैक्टली यही क्वेश्चन, अगर आप ओपन करेंगे पेपर तो आपको दिखेगा, टेक्नोलॉजी मिशन इन एग्रीकल्चर। टेक्नोलॉजी मिशन इन एग्रीकल्चर ये रिपीटेड क्वेश्चन भी है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के क्या इंपॉर्टेंस है ये मैं आपको आंसर राइटिंग वाले जो वीडियो आएगा 2 या 3 वीडियो के बाद में उसमें हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है फूड प्रोसेसिंग, जो इंडस्ट्री, पहले तो फूड प्रोसेसिंग किसको बोलते हैं, है ना, कि जो वैल्यू एडिशन करते हैं रॉ प्रोडक्ट को, रॉ वेजिटेबल, रॉ फूड ग्रेन को, उसमें हम वैल्यू ऐड करेंगे सो दैट उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाए, इसी को तो फूड प्रोसेसिंग बोलते हैं, राइट। तो फूड प्रोसेसिंग किसको बोलते हैं, तो जो जो वर्ड्स हैं, डायरेक्ट फार्म सब्सिडीज़ का मीनिंग क्या है, इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडी की मीनिंग क्या है, एमएसपी की मीनिंग क्या है, पीडीएस की मीनिंग क्या है, टेक्नोलॉजी मिशन इन एग्रीकल्चर की जो मीनिंग क्या है, ये सब चीज़ें आपको वो जो स्टार्टिंग के 3 पेज बोला था ना, डेफिनेशन वाला पेज, उसमें आपको ये लिख के रखना है अलग से, ठीक है। फिर वैसे ही आ जाता है नेक्स्ट डेफिनेशन, फूड प्रोसेसिंग का आपको लिख के रखना है। इसके बाद में इससे रिलेटेड जो इंडस्ट्री है ना, ये तो सनराइज सेक्टर में आ गया, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, एफपीआई इंडस्ट्री सनराइज सेक्टर में है। तो इसके बारे में, इस इंडस्ट्री का जो स्कोप है इंडिया में, ये कब स्टार्ट हुआ, कौन से, क्योंकि इनिशियली नहीं था। 1952 की बात करेंगे तो 1950s में इसका नहीं था, 1960s ऑनवर्ड्स डिस्कशन चालू हो गया था कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री भी करना है। तो उसका स्कोप क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी इम्पॉर्टेंट लोकेशन क्या है, कहाँ कहाँ पे ये लोकेटेड है ना, तो ये हमको पता होना चाहिए। अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम रिक्वायरमेंट, आप अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम रिक्वायरमेंट ऑफ एफपीआई गूगल करेंगे तो आपको इससे रिलेटेड 50 वर्ड्स आपको मिल जाएंगे। इसके साथ साथ अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम रिक्वायरमेंट का जो रिलेटेड टॉपिक है, इसके बारे में पिछले बार घटना चक्र में था। इसके साथ साथ में सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो है, इसको भी आपको सर्च करना, ये भी एक अलग से टॉपिक हो जाता है। सो देखिए, जैसे कि मैंने बताया है, पिछले बार जो घटना चक्र आया था प्री के बाद में, इस बार भी शायद प्री के बाद में आएगा। बहुत महंगी बुक नहीं है, तो जिनका भी कट ऑफ ज़्यादा जा रहा है, अगर आपका 87-90 के बीच में आ रहा है तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा खर्च होगा। पिछले बार वाला भी ले आइए और नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद में अगर नया एडिशन आया, क्योंकि देखिए पिछले बार भी मैंने आपको बताया था कि मैंने आपको पॉइंटर बताया था, राइट, पॉइंटर की बुक से प्री के लिए, बट वो पॉइंटर की बुक टुवर्ड्स द एंड तक नहीं आई थी, है ना। और अगर पिछले बार एग्जाम, क्योंकि देखिए साइकिल अलग अलग है ना, पता चला कि ये घटना चक्र की बुक साल में एक बार आती है, तो 2022 का तो इन लोगों ने निकाल दिया और अभी हम 2022 के मिड में पड़े हुए हैं, है ना। तो हो सकता है कि ये दोबारा बुक ना निकाले, जो प्रीवियस ईयर वाली बुक है वही आपकी करंट बुक होगी। बट इन केस अगर वो बुक निकाल रहे हैं तो हम दोबारा खरीद लेंगे। अभी आप करेंटली क्या करिए, अगर आप चारों सब्जेक्ट की नहीं भी ला रहे हैं तो कम से कम 1 या 2 सब्जेक्ट की लाइए और अपने नोट्स बनाना चालू करिए। जब उसके नोट्स बन जाएंगे उसके बाद में, तब भी अगर नई बुक नहीं आती है तब आप जो थर्ड बुक है वो ले आइएगा। तो दैट वे आप धीरे धीरे करके बुक खरीद लीजिए, मगर पुरानी बुक खरीद के एटलीस्ट नोट्स मेकिंग स्टार्ट कर दीजिए। न्यू बुक का वेट मत करिए, है ना, मेरा सिर्फ ये कहना है। और उसके साथ साथ में उसके बाद क्या हो जाएगा, मान लो अगर हमने पुराने बुक से अगर नोट्स बनाया है, एकदम करंट में क्या न्यूज़ है उसको इंक्लूड नहीं किया है, तो जब हम करंट अफेयर्स का जो लास्ट का 3 मंथ्स का मैं आपको बताऊंगी कहाँ से कवर करना है, जब हम उसको कवर करेंगे तो अपने जो मैंने बोला है ना कि नोट्स बनाने के समय आप थोड़ा सा वो करिएगा, स्पेस छोड़ दीजिएगा, तो स्पेस, जहाँ पे स्पेस छूटा होगा वहाँ पे आप करंट अफेयर्स का भी न्यूज़ ऐड कर दीजिएगा। लूज शीट में कोशिश करिएगा नोट्स बनाने की, ताकि आप नया शीट ऐड करके कुछ भी उसमें एडिशनल कोई टॉपिक होगा वहाँ पे आप उसको ऐड कर सकें।
तो मैं यही सजेस्ट करूँगी, पिछले साल वाली बुक ले आइए, एटलीस्ट 1 या 2 तो ले आइए, नोट्स बनाना चालू करिए। नई बुक आ जाती है तो हम नया एडिशन भी कर लेंगे, बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा नहीं, है ना, क्योंकि कुछ पिछले वाले प्री और इस वाले प्री के बीच में कितने महीने का फ़र्क है, 5 से 6 महीने का फ़र्क होगा। तो 6 महीने में जितनी भी न्यूज़, 6 महीने के लिए भी 2 महीने की न्यूज़ कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, जो भी लास्ट 4 मंथ्स का एडिशन हुआ होगा वही हुआ होगा, है ना। तो पुरानी बुक आपकी रेलिवेंट होगी, बहुत पुरानी नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। ये आपका जो है ना, लैंड रिफॉर्म इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, जैसे बजट वाला जो मैंने आपको बताया वो मैं आपको बताऊंगी अलग से। लैंड रिफॉर्म इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस का कहाँ से पढ़ना है ये भी मैं आपको बाद में बताऊंगी, ठीक है। अब आ जाते हैं इफेक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन। ये तो हमेशा पूछता है, इफेक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन पूछ लेगा, या तो ग्लोबलाइजेशन पूछ लेगा, ऑन इकोनॉमी पूछ लेता है, ऑन, या फिर इकोनॉमी तो पूछ चुका है ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में, है ना। तो इस बार अगर आप प्रीवियस ईयर देखेंगे, मैं आपको एक बताती हूँ। ये 25 मार्च को हुआ था ये पेपर, 2021 का पेपर है GS3 का, ठीक है। देखिए सेकंड क्वेश्चन है, देखिए सेकंड क्वेश्चन में बोला है एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एम्प्लॉयमेंट ऑफ फॉर्मल सेक्टर। तो आपके सिलेबस में आपको सिर्फ इकोनॉमी लिखा है, तो इकोनॉमी के जो फर्दर पार्ट्स होते हैं, तो इकोनॉमी में कौन कौन होते हैं, 4 सेक्टर तो हमको पता होते हैं ना। तो ग्लोबलाइजेशन का गवर्नमेंट सेक्टर पे क्या इंक्लूड हुआ, ग्लोबलाइजेशन का प्राइवेट सेक्टर पे क्या इंक्लूड हुआ, ग्लोबलाइजेशन का इनफॉर्मल में क्या हुआ, ग्लोबलाइजेशन का डेमोग्राफिक डिविडेंड पे क्या इम्पैक्ट हुआ। तो ये सब चीज़ें आपको प्रिपेयर रखनी है, क्योंकि इसका इस पर्टिकुलर जो पॉइंट है ना, इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन, इसका जो स्कोप है ना अब बढ़ता जा रहा है ना। तो इसके बारे में भी ना, मतलब अगर आप गूगल करेंगे तो आपको अलग अलग इम्पैक्ट अलग अलग जगह पे मिलेगा। इसके साथ साथ में इसका स्कोप कहाँ तक है, कहाँ कहाँ के लिए रेडी करना है, ये जब आंसर राइटिंग डिस्कस करूँगी तो यहाँ पे मैं आपको इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन का भी आपको मैं बता दूंगी कहाँ से सोर्स है। फिलहाल तो आप कम से कम इकोनॉमी के लिए, इनफॉर्मल सेक्टर के लिए, ऑन ओल्ड एज, ऑन विमेन, ऑन शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, इन जितना भी आप सोच सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से निकाल के, आप जितना भी उसमें दिया हुआ है एटलीस्ट उसको रेडी करिए। उसके बाद का जो स्कोप होगा वो मैं आपको लेटर वीडियोज़ में बता दूंगी। नेक्स्ट है चेंजेस इन द इंडस्ट्रियल पॉलिसी। सो इंडस्ट्रियल पॉलिसी इन इंडिया है ना, जो आई है जो पॉलिसी आई है पहला, द फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी, वो और उसका जो अपडेटेड वर्जन आया था, ये दोनों की आप कम से कम 5-5 फीचर्स आप रेडी रखिएगा जितनी भी इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई है, और उसके बाद में उसका इफेक्ट क्या क्या हुआ, उसके इम्पैक्ट क्या क्या थे। तो उसने आप सबसे पहले तो आप 5 फीचर्स लिखेंगे हर एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी के। उसके बाद में उसने क्या अचीव किया है ये भी पता होना चाहिए, है ना। तो जब इफेक्ट बोलता है तो इफेक्ट में सिर्फ इल इफेक्ट नहीं होते, पॉजिटिव इफेक्ट भी क्या होगा इकोनॉमी को, है ना। तो पॉजिटिव इफेक्ट क्या थे, नेगेटिव इफेक्ट क्या थे, और क्या क्या ड्रॉबैक रह गए, ठीक है। ये तीनों को आपको प्रिपेयर करना है जब आप इंडस्ट्रियल पॉलिसी प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद में इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर मैंने आपको पोर्ट, शिपिंग पोर्ट वाला और सिविल एविएशन बता दिया था। तो उसके साथ साथ में आप एनर्जी सेक्टर, पोर्ट्स, रोड, एयरपोर्ट, रेलवेज, इंफ्रास्ट्रक्चर में जब आप जाएंगे आप गूगल कर लीजिएगा कि क्या करेंगे आप, GS3 नोट्स इंफ्रास्ट्रक्चर UPSC इतना डाल सकते हैं, या तो आप अलग अलग कर लीजिए UPSC एनर्जी नोट्स करके ऐसे डाल सकते हैं। तो एक एक सेक्टर का आपको नोट्स मिल जाएगा। इनफैक्ट ये घटना चक्र में भी पर्टिकुलर सेक्टर को लेके, कोल सेक्टर हो गया, है ना, रिन्यूएबल सेक्टर हो गया, विंड एनर्जी हो गई, सोलर एनर्जी हो गई, इससे रिलेटेड अच्छे खासे नई करके 500-600 वर्ड के नोट्स हैं विथ स्ट्रॉन्ग डेटा आपको अवेलेबल है। तो घटना चक्र, इसलिए मैं घटना चक्र की बुक मुझे लास्ट टाइम जब मुझे किसी ने सजेस्ट किया था तो मैंने राइट अवे नहीं खरीदी थी, क्योंकि मुझे लगा था कि जितना मैंने गूगल किया, सिलेबस के नोट्स तो हैं मेरे पास में, उसी को मैं एक बार पढ़ लेती हूँ। बट एक है ग्रामीण स्टूडेंट करके एक चैनल है, राजीव नाम है उनका, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी थी। तो उन्होंने बुक एक्चुअली ये पोस्ट कर दी थी। तो जब उन्होंने बुक पोस्ट करी थी, आई एम वेरी हेल्पफुल टू हिम, बिकॉज उन्होंने मुझे बोला था कि घटना चक्र की ये बुक ले लो, आपको हेल्पफुल रहेगा, एटलीस्ट कुछ भी अगर आपका टॉपिक छूट गया होगा ना तो आप यहाँ से कर लेंगी। एंड ट्रस्ट मी, ये बुक देखने के बाद मुझे लगा कि मुझे स्टार्टिंग से ही ये बुक खरीद लेनी चाहिए थी, ठीक है। तो ये यहाँ से आपको मिल जाएगा। उसके बाद में तो ऐसे कर फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट एप्लीकेशन, ये जो पॉइंट नंबर 10 है, इस पर भी आप ना पॉइंट वाइज करते जाइएगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट एंड एप्लीकेशन इन डेली लाइफ ये। उसके बाद में नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर की जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो रहा है उसका रेलेवेंस क्या है नेशनल सिक्योरिटी से, ठीक है। ड्रोन हो गया, उसके बाद में हम क्या क्या टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं, तो यहाँ पे जो भी हमारी मिसाइल्स वगैरह हैं वो सब चीज़ें भी आ जाएंगी। उसके बाद में इंडियाज़ साइंस एंड टेक्नोलॉजी S&T पॉलिसी,
करेंटली गवर्नमेंट ने जो पुरानी एस.एन.टी पॉलिसी है उसके फीचर्स तो हमको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। मिनिमम 5 से 6 फीचर्स आप रट के रखिए, ठीक है, पुरानी वाली का। और करेंटली अभी एस.एन.टी पॉलिसी उन्होंने सिर्फ ड्राफ्ट लेके आया है। न्यू साइंस एंड टेक पॉलिसी जो है ना, वो अभी प्रॉपर तरीके से इन लोगों ने रोल आउट नहीं किया है, मगर उसका जो ड्राफ्ट पॉलिसी है ना वो आ गया है। तो ड्राफ्ट पॉलिसी का भी ना आप एक काम करिएगा, 5 से 6 पॉइंट्स रखिएगा और फिर आप कंपेयर कर लीजिएगा कि पिछले वाले पॉलिसी और इस वाले पॉलिसी में क्या डिफरेंस वो लेके आ रहे हैं, ठीक है। इवन दो वो ड्राफ्ट है, आप कम से कम रेडी रखिएगा, क्योंकि ऐसा एक्सपेक्टेड था कि कोविड के कारण ये डिले हो गया, और कोविड के कारण डिले होने के कारण दे वर अबाउट टू ये इनको एनरोल कर रहे थे 2022-23 में करने वाले हैं। तो अगर मान लो एग्ज़ाम के पहले नहीं भी हुआ तो एटलीस्ट ड्राफ्ट का आप 3 या 4 पॉइंट ध्यान में रखिएगा। इसके साथ साथ पॉइंट नंबर 11 में अचीवमेंट्स ऑफ इंडियंस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसको ऐसे के ऐसे आप गूगल कर लीजिएगा, फॉलोड बाय यूपीएससी। मैं आपको दिखाती हूँ, एक बार ये ऑन हो जाए। हाँ जी, तो अचीवमेंट्स ऑफ जैसा बिल्कुल जो टॉपिक लिखा है ना सिलेबस में वैसे वैसे डालिए, फॉलोड बाय यूपीएससी सर्च कर लेंगे। देखिए इन समझो वाले ने भी अच्छा कवर किया है और इनसाइट्स वाले ने भी अच्छा कवर किया है। इसमें लिस्ट ऑफ पीपल बता दिया है, एटलीस्ट बेयर मिनिमम इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, कि कम से कम इनके बारे में अगर पूछा तो ये आपको नॉलेज होना चाहिए। एक सेकेंड में आपको दिखाती हूँ। हाँ, ये टॉपिक की शुरुआत हो रही है, कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियंस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। एपीजे कलाम हो गए, ठीक है, सीवी रमन हो गया, सत्येंद्र बोस, इसके अलावा विक्रम साराभाई की क्या कंट्रीब्यूशन है, होमी भाभा एंड जेसी बोस। इसके अलावा जो एंशिएंट इंडियन है ना उनकी क्या कंट्रीब्यूशन थी, और फिर स्पेस टेक्नोलॉजी में क्या है, एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ दिस टू द सोशल डेवलपमेंट। तो ये जितने भी आपको नाम पड़े, जितने भी टॉपिक है, सिर्फ और सिर्फ 50 वर्ड्स में, ज़्यादा कुछ नहीं लिखिएगा। कि इन केस अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड स्पेसिफिकली टू कंट्रीब्यूशन ऑफ होमी भाभा आ गया तो आपको एटलीस्ट 4 या 5 स्पेसिफिक पॉइंट पता होना चाहिए। 4 या 5 स्पेसिफिक पॉइंट आपको जेसी बोस के बारे में पता होना चाहिए। तो आपके नोट्स में इट शुड नॉट बी मोर देन 50 वर्ड्स। अगर आप स्टोरी लिखने चले जाएंगे इन सब के बारे में तो आप रट नहीं पाएंगे। मगर अगर आपने 50 वर्ड्स अगर आप 50 वर्ड्स के नोट्स लिखे हैं, 5 या 6 बार उसको रिवाइज कर पाएंगे ना अगर, तो कम से कम आप स्पेसिफिक, वेरी स्पेसिफिक पॉइंटर वहाँ जाके लिख देंगे एंड आपका कंप्लीट आंसर वहाँ रेडी हो जाएगा। लाइकवाइज नेक्स्ट टॉपिक है जो अभी बहुत ज़्यादा ज़ोरों शोरों पे है, इंडिजनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। इस पे डेफिनेटली क्वेश्चन पहले भी आया है और अभी भी आएगा, क्योंकि मेक इन इंडिया का पूरा, मेक इन इंडिया के लिए क्वेश्चन आया ही है, राइट। इस बार मेक इन इंडिया एंड स्किल इंडिया के कंपैरिजन में, बाय द वे वो जो क्वेश्चन है मेक इन इंडिया एंड स्किल इंडिया, वो आप पिछले साल का प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे ऑप्शनल का, तो वो ऑप्शनल से बिल्कुल कॉपी करके पेस्ट किया है। मैं अब ये तो नहीं बोलूँगी कि आप इकोनॉमिक ऑप्शनल पढ़ें, मगर वो जनरल जीएस का भी हो सकता है। आप हम कंपेयर कर सकते हैं कि मेक इन इंडिया को सक्सेसफुल होने के लिए स्किल इंडिया के लिए का कितना ज़्यादा महत्व है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया। उसके बाद में डेवलपमेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, डेवलपमेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, अगेन ये टॉपिक है, गूगल करिए, फॉलोड बाय यूपीएससी। ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के ऊपर भी नोट्स बनाइए, डूल एंड क्रिटिकल यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, इसके ऊपर भी आपको नोट्स मिल जाएंगे। तो बेसिकली अभी जितने भी चीज़ें हैं पॉइंट नंबर 14 में, एक एक करके कोई भी टॉपिक आपको छोड़ना नहीं है। पता चला कि अगर आपने एक भी टॉपिक छोड़ दिया, बाकी मान लो 11 पॉइंट में सब कुछ कवर कर दिया, मगर आपने ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी कवर नहीं किया, तो हो सकता है कि इस बार ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के ऊपर एक क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। वैसे ही 11th में आ जाइए, अवेयरनेस इन द फील्ड ऑफ, आपको आईसीटी के बारे में पता होना चाहिए, स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए, है ना, कि क्या चल रहा है करेंटली। फिर कंप्यूटर्स के बारे में अलग से पता होना चाहिए। उसके बाद में करेंटली कंप्यूटर्स क्या है, तो अगर कंप्यूटर की स्पेसिफिकली बात करें तो जो सुपर कंप्यूटर है, परम हो गया, परम शक्ति हो गया, उन सब के बारे में हमको मालूम होना चाहिए। कौन से आईआईटी ने बनाया है, अगर आपने वो भी अगर ध्यान में रख लिया, जैसे हमने प्री के लिए तो पढ़ाई की है, मगर अगर आपने ध्यान में रख लिया और रटा रह गया 50 वर्ड्स के, अगर वो नोट्स रेडी रह गए, तो वहाँ पे अगर हमने स्पेसिफिक लिख दिया ना कि दिस पर्टिकुलर कंप्यूटर डेवलप्ड बाय दिस पर्टिकुलर आईआईटी, तो वहाँ पे आपको एज मिल सकता है ना। फिर एनर्जी रिसोर्सेज हो गए, इसके ऊपर आपको पता होना चाहिए। नैनोटेक एनर्जी रिसोर्स को आपको एनर्जी रिसोर्स जो है ना, वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर में जो एनर्जी पढ़ा है वो अलग है। यहाँ पे एनर्जी रिसोर्स विद द करेंट टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक से रिलेटेड एनर्जी रिसोर्स क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं ना, ये वो वाला टॉपिक है, ठीक है। उसके बाद में नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में आपको पता, सबसे पहले तो आपको यही डिफाइन करना है कि नैनो टेक्नोलॉजी क्या होती है। उसके बाद आपको इसका सिग्निफिकेंस डिफाइन करना है, इसके बेनिफिट डिफाइन करना है, और इंडिया ने क्या क्या स्टेप लिए हैं। वैसे ही माइक्रोबायोलॉजी के ऊपर थोड़ा सा डिफरेंस होता है, तभी यहाँ पे लिखा हुआ है ना
नैनो टेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, ये तीनों डिफरेंट होंगे, तभी तो यहाँ पे कॉमा कॉमा दे के लिखा गया है। तो तीनों का स्पेसिफिक आपको डेफिनेशन आप लिख के रखिएगा, गूगल करिए मिल जाएगा। उसके बाद में स्पेसिफिक सिग्निफिकेंस आपको ध्यान में रखना है। अवेयरनेस बोला है ना, तो अवेयरनेस के नाम पे आपको कम से कम 4 या 5 नैनो टेक्नोलॉजी का करंट में क्या चल रहा है, इंडिया ने कुछ डेवलप किया है, 4 या 5 माइक्रोबायोलॉजी में कोविड के लिए तो हमने बहुत कुछ किया है, तो उसमें से वैक्सीन का भी नाम स्पेसिफिक अगर नाम ध्यान रखते हैं जहाँ पे इनमें से कोई टेक्नोलॉजी का यूज़ हुआ होगा तो आपको वहाँ पे एज मिल जाएगा। वैसे ही बायोटेक्नोलॉजी में है ना कि बायोटेक्नोलॉजी में हमने क्या क्या वहाँ पे इंडिया ने क्या किया है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है। और भी यूज़ होता है कि क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि व्हाट वाज द बायोटेक्नोलॉजी किसको बोलते हैं और इसका किसी पर्टिकुलर फील्ड में कहाँ यूज़ है। नैनो टेक्नोलॉजी का मान लो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में क्या यूज़ है, नैनो टेक्नोलॉजी का फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में क्या यूज़ है, ऐसा आपको स्पेसिफिक भी पूछ सकता है। तो ये वैसे जब आप गूगल करेंगे यूपीएससी डाल के तो आपको स्पेसिफिक इंडस्ट्री में क्या क्या यूज़ है ये भी आपको वहाँ पे बता देंगे। तो बस आप उसको सेग्रीगेट कर लीजिएगा, यू नो कि जब आप यूज़ ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी लिख रहे हैं, यूज़ ऑफ बायोटेक्नोलॉजी लिख रहे हैं, माइक्रोबायोलॉजी लिख रहे हैं, तो उसका यूज़ बस इंडस्ट्री स्पेसिफिक लिख लीजिएगा कि टेक्सटाइल में 3 या 4, फार्मास्यूटिकल्स में 3 या 4, कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री में 3 या 4, कम से कम वो स्पेसिफिक यूज़ हमको पता होगा ना। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में 3 या 4 है ना, फर्मेंटेशन प्रोसेस में यूज़ होती हैं सब चीज़ें। तो वो बस आप स्पेसिफिक चीज़ें एग्जाम्पल आप रेडी रखिएगा इसके, ताकि आपको जब 3-4 बार रिवाइज करें तो आप वहाँ जाके प्रोड्यूस कर सकें। इसके बाद में इश्यूज़ रिलेटेड टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, तो आईपीआर को लेकर, तो आईपीआर तो सबसे पहले आपको आईपीआर पता होना चाहिए, कौन से मिनिस्ट्री डील कर रही है, करेंटली इसमें इशू क्या चल रहा है, एंड डब्ल्यूटीओ से आपको इसको कंपेयर करना है कि डब्ल्यूटीओ में क्या इशू चल रहा है, हम इंडिया का क्या बोलना है, ये आपको एटलीस्ट अवेयरनेस होनी चाहिए। इसके लिए आपको नोट्स नहीं बनाना है, आईपीआर एज अ टॉपिक आपको अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग रखनी है ना। इसमें आपको जब वो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फार्म, इसके अलावा मैंने ऊपर बताना आपको भूल गई, अब ध्यान आ रहा है कि जो ये वाला टॉपिक था डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडीज़ है ना, तो डब्ल्यूटीओ में जो इंडिया की लड़ाई है, दोहा अग्रीमेंट है ना, जो इंडिया को लीवे मिला है कि आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमारे फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड है फार्म सब्सिडीज़ है ना, तो इसकी अवेयरनेस रखिएगा और 50 to 100 वर्ड्स में आप उसका नोट्स तैयार रखिएगा। लाइकवाइज आईपीआर का भी आप करेंटली आईपीआर इंडिया में स्ट्रक्चर क्या है, क्या चल रहा है, कौन सा वो है मिनिस्ट्री क्या है और इससे रिलेटेड इश्यूज़ क्या है ना। और जैसे कोविड से रिलेटेड अगर आईपीआर से कोविड को अगर आप कंपेयर करें, तो आईपीआर को कोविड से अगर हम कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, देखिए अब कोविड में जो टेस्टिंग होता है ना, टेस्टिंग होने के बाद में जो आईपीआर का जो कोविड्स के जो मेडिसिन है उसमें कहाँ कहाँ का अप्रूवल लगा है, और उसके बाद में उससे आईपीआर रिलेटेड कोई भी चीज़ें अगर करंटली न्यूज़ में रही है तो कोविड से उसको मिला के आप देखिएगा वो करंट हो जाएगा। इसके साथ साथ में आपका डिजिटल राइट्स है ना, तो डिजिटल राइट्स को भी आप गूगल करिए फॉलोड बाय यूपीएससी, उसके लिए आप 50 to 100 वर्ड्स का नोट्स रखिए। पॉइंट नंबर 13 जो है ना वो हमारा ये यहाँ पे इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स खत्म होके ये हमारा आ जाता है एनवायरनमेंट का पोर्शन, ठीक है। तो एनवायरमेंटल सिक्योरिटी एंड इकोसिस्टम, इनके लिए आपको नोट्स बनाना है। कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरमेंट पोल्यूशन के ऊपर आपको पता होना चाहिए, एनवायरमेंट डिग्रेडेशन के ऊपर, तो कभी कभी आपको एनवायरमेंट व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय, व्हाट डू यू मीन बाय एनवायरमेंट पोल्यूशन, देन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एनवायरमेंट डिग्रेडेशन, दोनों का अलग से थोड़ा डिफरेंस होगा तभी तो यहाँ पे लिखा हुआ है, दोनों का डेफिनेशन आप वहाँ पे लिख लीजिएगा। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट और उसके जो अमेंडमेंट आए हैं है ना, अमेंडमेंट आए हैं कुछ चीज़ें है ना, तो वो दोनों आपको पता होना चाहिए कि ओल्ड जो EIA था ओल्ड क्या था और अभी जो करंट अमेंडमेंट है गवर्नमेंट ने क्या चेंजेस लेके आए हैं वो, और जो गवर्नमेंट ने चेंजेस लेके आए हैं उसका एनवायरनमेंट में कितना इल इफेक्ट पड़ रहा है, उसका बेनिफिट एंड इल इफेक्ट दोनों हमको पता होना चाहिए। तो ये आपको बस गूगल करिए, सब चीज़ें अवेलेबल है, जस्ट दैट कि वो 1000 वर्ड्स में उसको पढ़ के आपको अंडरस्टैंडिंग लेना है और 50 to 100 वर्ड्स में इसका नोट्स बनाना है। जो अपना एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट है इसके कम से कम 5 फीचर्स आप लिख के रखिएगा कि अगर एग्जाम में वैसे की वैसी आ जाए तो वो 5 फीचर्स आप लिख सकें। अमेंडमेंट के कम से कम 2 या 3 अमेंडमेंट के स्पेसिफिक पॉइंट्स को भी आप नोट्स बना लीजिएगा। अब आते हैं पॉइंट नंबर 14 में। ये जो टॉपिक है पॉइंट नंबर 14 वाला, ये सबसे पहले तो ये बहुत ईजी है, एक बार बस पढ़ने को लगेगा आपको। इसके नोट्स भी बहुत छोटे बनने वाले हैं क्योंकि डिज़ास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। इसका हमको नोट्स भी बहुत छोटे से बनने वाले हैं और इससे हर साल क्वेश्चन आते हैं।
तो बिल्कुल स्टैटिक पोर्शन है, जैसा आपको एक पेज में मिलेगा वो नोट्स बनाइए, बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए प्रोसेस क्या है। जैसे 3 स्टेजेस होते हैं ना, सबसे पहले तो आपको डिज़ास्टर का मीनिंग पता होना चाहिए, ठीक है। एंड उसके बाद में डिज़ास्टर ये एक नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी चैलेंज क्यों बन के आया है इंडिया में, ये इसके ऊपर कम से कम आपका 50 वर्ड्स का पॉइंटर यूज़ होना चाहिए। इसके बाद में इससे सबसे पहले इसका चैलेंज क्या है ना, डिज़ास्टर जब आता है इंडिया में तो उसके चैलेंजेस क्या क्या हैं। डिज़ास्टर मिटिगेट एंड मैनेजमेंट, डिज़ास्टर मिटिगेशन मतलब कम प्रिपेयर होके हम कम से कम डिज़ास्टर हो सके उसको मिटिगेट करना, और अगर डिज़ास्टर हो जाए तो उसको किस तरीके से मैनेज करना। तो जब आप इसका पोर्शन पढ़ेंगे, इफ़ यू नो इट, कि 3 स्टेजेस होते हैं ना, कि बिफोर डिज़ास्टर हमको क्या करना चाहिए, ड्यूरिंग डिज़ास्टर क्या करना चाहिए, एंड आफ्टर डिज़ास्टर क्या करना चाहिए, ठीक है, ये पता होना चाहिए। इसके साथ साथ में जो डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन वाला जो चीज़ें हैं ना, विच इंक्लूड्स मिटिगेशन हो जाता है, प्रिपेयर्डनेस हो जाता है, फिर आता है रेस्क्यू हो गया है ना, रिहैब हो गया, रिलीफ हो गया। तो ये सब चीज़ें आपको बहुत स्टैटिक पोर्शन है, 1 या 2 बार पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। ये आपको घटना चक्र में भी मिल जाएगा एंड गूगल करने पे भी मिल जाएगा। तो एक एक पॉइंटर को आप बस ध्यान में रखिएगा, डिज़ास्टर को डिफाइन कर लीजिएगा, डिज़ास्टर मिटिगेशन को डिफाइन कर लीजिएगा, डिज़ास्टर मैनेजमेंट को डिफाइन कर लीजिएगा, एंड डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन किसका पार्ट है उसको भी डिफाइन कर लीजिएगा। उसके बाद में इसके अंदर के कॉम्पोनेंट क्या है वो डिफाइन कर लीजिएगा। करेंटली इंडिया का क्या स्ट्रक्चर है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट में कौन हेल्प करता है, कौन से एक्ट के अंदर आता है, पीएम का क्या रोल है, जो हमारा पीएम का क्या रोल है, होम मिनिस्टर का क्या रोल है, ये आपको पता होना चाहिए। ये आपको गूगल करने पे मिल जाएगा। उसके साथ साथ में ये सारी चीज़ें होने के बाद में वो करेंट चैलेंजेस क्या है और उसका वे फॉरवर्ड आप कम से कम 5-5 पॉइंट है ना, ज़्यादा नहीं लिखना है, 5-5 पॉइंट्स में आपको ये याद रखना पड़ेगा। तो ये जो पॉइंट नंबर 14 है ये बेसिकली एक ऑल टुगेदर ए डिफरेंट टॉपिक है। तो हो सकता है कि इसके ऊपर जो नोट्स है ना वो आपको ज़्यादा वर्ड्स में बनेंगे, ज़रूरी नहीं है कि इसको 50 to 100 वर्ड्स में बनाना है, हो सकता है कि पूरा पेज लग जाए, क्योंकि इसमें स्ट्रक्चर वगैरह भी है ना, कि नेशनल लेवल पे हम डिज़ास्टर को कैसे डील करते हैं, फंडिंग कहाँ से आती है ना, स्टेट लेवल पे कहाँ है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कहाँ है, क्योंकि आप स्टेट का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड स्टेट लेवल का भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो इसलिए इसका मे बी पॉइंट नंबर 14 का आपका नोट्स थोड़ा ज़्यादा एलैबोरेट हो सकता है। अभी हमने इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ा, अब नेक्स्ट टॉपिक है चैलेंजेस विद इंटरनेशनल सिक्योरिटी। इंडिया के बाहर ऐसी क्या चीज़ हो रही है जिसका इम्पैक्ट इंडिया को पड़ रहा है, ठीक है। तो चैलेंजेस विद दैट, तो इसमें हमारा इंक्लूड हो जाएगा न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन जो होता है, जो एनपीटी वाला जो हम इंडिया ने साइन नहीं किया है ना, तो ये भी आपको पता। तो जब आप ये डालेंगे ना इश्यूज़ विथ न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन, उसके बाद में यूपीएससी डालेंगे ना, तो आपको लिटरली सब कुछ आपके नोट्स में आपको मिल जाएगा। साथ साथ में घटना चक्र ने भी अच्छे से कवर किया है। इसके साथ में कॉज एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज़म, तो यहाँ पे आपका लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म भी आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे टेररिज्म भी उसमें से इंक्लूड, टेररिज्म का तो खैर आगे दिया हुआ है, बट एक्सट्रीमिज़म के क्या चैलेंजेस हैं और इंडिया पे उसका क्या इम्पैक्ट है ना, जो नक्सल बाडी एंड ऑल जो नक्सलाइट एरिया है और इंडिया ने कैसे डील किया हुआ है। इसके साथ साथ आपको करंट डेटा पता होना चाहिए है ना, क्योंकि 2014 में जो डेटा था, अभी इंडिया ने ऑलमोस्ट जो नंबर ऑफ इंसिडेंसेस हैं लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म के वो हाफ हो चुके हैं है ना, तो जिस तरीके से टैकल किया है। इसके साथ साथ में गुड मॉडल्स आप एग्जाम्पल में रखिएगा, छत्तीसगढ़ का जो मॉडल है एंड आंध्र प्रदेश का जो मॉडल है, दोनों मॉडल बहुत फेमस है क्योंकि इन दोनों स्टेट देवर द लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म इम्पैक्टेड स्टेट्स थे और इन लोगों ने नंबर ऑफ इंसिडेंसेस कम हुए और कुछ कुछ अच्छे अच्छे मॉडल इन्होंने यूज़ किया था, तो जिसको एज अ मॉडल यूज़ करके हम बाकी स्टेट वाले भी यूज़ कर रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश मॉडल आप पक्का लिख के आइएगा, एज मिलेगा आपको। इसके साथ साथ में कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क आप गूगल करिएगा, उस पर नोट्स 50 वर्ड्स के होने चाहिए। रोल ऑफ मीडिया एंड सोशल नेटवर्किंग, ये इस साल भी पेपर में आया था और 2019 में भी आया था, ठीक है। तो रिपीट होते हैं क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का क्या इंपॉर्टेंस है हम डिस्कस करेंगे बाद में, बट ये इस साल आया था। इसके साथ साथ में बेसिक विद साइबर सिक्योरिटी, तो साइबर सिक्योरिटी में आपका साइबर अटैक भी हो जाएगा। फिर साइबर डोम की भी बात किया है ना, अगर क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे तो लिटरली साइबर डोम प्रोजेक्ट के बारे में पूछ लिया है। साइबर डोम प्रोजेक्ट जो सबसे पहले, ये एक्चुअली केरला का प्रोजेक्ट है, पर क्योंकि यूपीएससी ने इसको पूछ लिया था तो यूपीपीसीएस ने उसको रिपीट कर दिया, इवन तो वो केरला का प्रोजेक्ट है, उसमें उत्तर प्रदेश का कोई लेना देना नहीं है, पर भी वो होता है कि यूपीएससी के क्वेश्चन भी रिपीट करते हैं कोई ना कोई, तो यहाँ पे रिपीट कर दिया था। और क्योंकि यूपीपीसीएस ने प्रीवियस ईयर पेपर में आया था तो इस साल वो फिर रिपीट हो गया। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने अपना ज़्यादा, बोलते हैं ना एक्स्ट्रा दिमाग चलाता है जब इंसान, वो मैं उनमें से एक हूँ। मैंने एक्स्ट्रा दिमाग चलाया था जब मैं प्रीवियस ईयर सॉल्व कर रही थी, तो बस मुझे इतना पता था कि साइबर डोम जो है वो केरला से रिलेटेड प्रोजेक्ट है, ये वो चीज़ें मुझे लगा अरे यार वो तो जो यूपी का है नहीं, वो एक बार गलती से दे दिया होगा।
मैंने इसके ऊपर 50 वर्ड्स का नोट्स प्रिपेयर नहीं किया था, जिसका मैंने एकदम एवरेज आंसर लिख के आई हूँ। मुझे नहीं पता वो कितने, 1 मार्क्स भी दे देना अगर क्वेश्चन नंबर 20 में, तो बहुत उनकी मेहरबानी होगी, ठीक है। तो ये है कि प्रीवियस ईयर आपको सेंस बने या मत बने, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जितना सिलेबस में बोला गया है उतना हमको नोट्स बनाना है। इसी से रिलेटेड एक और टॉपिक था, मैं स्किप तो नहीं करी हूँ मगर मैं अब आपको डिस्कस करती हूँ। टॉपिक है वो है टेक्नोलॉजी मिशन इन एग्रीकल्चर। टेक्नोलॉजी मिशन इन एग्रीकल्चर आई गेस राजीव गांधी के समय का ये एक वो था। और इससे रिलेटेड ना अगर आप टेक्नोलॉजी मिशन ऑन एग्रीकल्चर डालेंगे ना तो वो करंट प्रोजेक्ट नहीं है, बट क्योंकि वो सिलेबस का पार्ट है उसे हटाया नहीं गया है। तो मैंने जब उसको पढ़ाई की तो मुझे लगा रही तो दोबारा क्यों पूछेगा बोल के मैंने इसके ऊपर भी नहीं लिखा था। और इस बार भी ये सेम क्वेश्चन हुआ था। 2 क्वेश्चन मैंने मेरे इम्पैक्ट हुए हैं, 3 क्वेश्चन इनफैक्ट मेरे GS3 में SDG मैंने तरीके से नहीं किया है ना। तो वही मैं बोल रही हूँ कि अगर कोई इंसान मिस्टेक किया है वो बोल रहा है ना, तो वो अगर आप मिस्टेक्स जान लेंगे ना तो यू मेक इट अ पॉइंट कि आप वो मिस्टेक रिपीट ना करें, है ना। तो प्लीज़ सिलेबस को ध्यान में रखिएगा। मेरे सीनियर्स ने बोला था कृतिका एक्स्ट्रा पढ़ाई मत कर, सिर्फ प्रीवियस ईयर पढ़ के जा और सिर्फ जो नोट्स तू बनाई है उतना पढ़ के जा, इसमें से ही आएगा। मगर मैंने एक्स्ट्रा बहुत पढ़ाई की थी, मैंने थोड़ा बहुत विजन भी देख लिया था। पता नहीं मैं कहाँ कहाँ गूगल कर रही थी, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा था कि एक बार प्री क्लियर हुआ है तो इस बार क्यों ना 100% दे दिया जाए। 100% देना इन द रॉन्ग डायरेक्शन वो भी आपको बहुत ज़्यादा कॉस्ट कर सकता है। रादर देन मैं न्यू टॉपिक पढ़ने से बेटर अगर मैं SDG को ही रिवाइज़ करती, न्यू टॉपिक पढ़ने से बेटर मैं प्रीवियस ईयर पेपर को ही रिवाइज़ करती, तो रिपीटेड क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगी कितना ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट होता है ना। ऑप्शनल में तो बहुत ज़्यादा। तो बाय द टाइम मैं GS1 GS2 GS3 GS4 दे के निकली ना, मैं एक बात समझ गई थी कि अब एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना है। तो ऑप्शनल के लिए हमारे पास में 1 दिन की छुट्टी थी, राइट। तो मैंने उसको राइट अवे अपना प्लान चेंज किया और ऑप्शनल की जो एडिशनल नोट्स लेके गई थी ना उसको मैंने स्क्रैप किया और मैंने सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर इस तरीके से रिवाइज़ किया। मतलब वो 1.5 दिन में सिर्फ मतलब मैं शाम को जब लौट के आई पेपर दे के GS4 का, वो शाम का भी मैंने यूटिलाइज़ किया और अगला दिन भी यूज़ किया सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर रटने में, और जिसका मुझे फ़ायदा भी हुआ। मेरा ऑप्शनल अच्छा गया। कितने मार्क्स मिलेंगे वो मुझे नहीं पता, मेरे लिए सेटिस्फैक्ट्री है, मैंने बहुत अच्छे से लिखा है अपना ऑप्शनल। तो वही मैं बोल रही हूँ कि जब सीनियर्स जो प्रीवियस दे चुके हैं पेपर, जिनका एक्सपीरियंस है, अगर वो आपको बोल रहे हैं कि स्टिक टू द सिलेबस, स्टिक टू द प्रीवियस ईयर पेपर, तो वो किसी रीज़न के कारण बोल रहे हो क्योंकि उन्होंने एक्सपीरियंस किया है। तो सेम चीज़ें मैं बोलूँगी। मैं कभी नहीं बोलूँगी आपको कि आप एडिशनल मत पढ़िए, मगर कम से कम 2.5 महीने में इस पे तो एक्सपर्टीज़ जमाइए। जो आपके सामने है उस पर एक बार एक्सपर्ट हो जाइए, उसके बाद में अगर 4-5 दिन बचता है तो एडिशनल बुक या एडिशनल वीडियोज़ आप देख लीजिएगा। अब आते हैं पॉइंट नंबर 16, बस ये वीडियो खत्म होने वाला है। इंडियाज़ इंटरनल सिक्योरिटी एंड चैलेंज, जिसमें आपको टेररिज्म के बारे में पता होना चाहिए। करप्शन का अलग से नोट्स बनाइएगा। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स का आपको रैंकिंग ले लीजिएगा। टेररिज्म पे जो इंडिया बॉटम 5 में है ना टेररिज्म के, उसमें तो वो वाली रैंकिंग भी आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद में इस साल इंसर्जेंसी के ऊपर क्वेश्चन पूछा है, तो आपको इंसर्जेंसी की डेफिनेशन पता होना चाहिए कि क्या होता है, ठीक है। और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में आपका ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी आ जाएगा और नॉन ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो होती है, स्मगलिंग वगैरह होती है, उसमें भी ऑर्गेनाइज क्राइम आ जाएगा। बेगिंग वगैरह भी आपको ऑर्गेनाइज क्राइम में ही आएगा। इसके साथ में 17, रोल काइंड एंड मैंडेट ऑफ सिक्योरिटी फोर्स। सिक्योरिटी फोर्स का रोल क्या है, ये पॉइंट, इसके ऊपर 5 क्वेश्चन। कौन कौन से काइंड की सिक्योरिटी फोर्स है इंडिया में, इसके ऊपर आपको 500 से 100 वर्ड्स में आपको नोट्स बनाने हैं। मैंडेट क्या है इनका, है ना, अलग अलग सिक्योरिटी फोर्स जो है इंडिया में उसका मैंडेट क्या है। हायर डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन, हायर डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका प्रॉपर स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर आप ऊपर नीचे मत करिएगा, मन से मत आंसर लिखिएगा। हायर डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन आप डालिए, उसमें अब आपका जो CDS है करेंटली वो भी आ जाएगा। CDS को कौन से कमेटी, कारगिल कमेटी का जो रिकमेंडेशन है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो बस आप हायर डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन डालिए और UPSC डालिए, आपको स्ट्रक्चर मिल जाएगा। इसके 100 वर्ड्स के नोट्स आप प्रिपेयर कर लीजिएगा, 3-4 बार रिवाइज करेगा, वहाँ जाके काम आ जाएगा। इतना हो गया। ये होने के बाद में अब पॉइंट नंबर 18, पॉइंट नंबर 19 एंड पॉइंट नंबर 20, ये आपका उत्तर प्रदेश इकोनॉमी से रिलेटेड है। इसका मैंने कहाँ से पढ़ाई की थी, तो गूगल में बहुत ज़्यादा तो मिला नहीं था। तो देखिए उत्तर प्रदेश, किसी भी उत्तर प्रदेश स्पेशल के लिए जो घटना चक्र की बुक है ना, उसने उत्तर प्रदेश का पोर्शन बहुत अच्छे से कवर किया है। चाहे आप आर्ट एंड कल्चर की बात कर लीजिए, ट्राइब की बात कर लीजिए, डांस की बात कर लीजिए, UP के सॉन्ग की बात कर लीजिए, UP के स्ट्रक्चर की बात कर लीजिए, उसके जो लैंड का जो स्ट्रक्चर है वो, एग्रीकल्चर का, इंडस्ट्री का, है ना,
ODOP का, उसके स्कीम का, तो ये घटना चक्र में यूपी से रिलेटेड तो बहुत अच्छा कवर किया है, तो आप वहाँ से कवर कर सकते हैं। मैंने उत्तर प्रदेश स्पेशल के लिए घटना चक्र के सोर्स के अलावा कहीं भी पढ़ाई नहीं करी है, और ठीक ठाक ही लिख के आया, बहुत अच्छा लिख के आया। अगर आप पूछेंगे तो बहुत अच्छा, तो मुझे नहीं पता कि अच्छा क्या होता है बुरा क्या होता है, मे बी अब जो मार्क्स आएंगे उसको कंपेयर करके मैं बता सकती हूँ कि अच्छा क्या था बुरा क्या था, ठीक है। बट अभी जितना भी यूपी का मैंने जो एक ही सोर्स यूज़ किया था घटना चक्र, उस सोर्स से जब मैंने पढ़ाई करी तो क्या वॉज आई एबल टू आंसर दोज क्वेश्चंस, तो हाँ, जितने भी यूपी स्पेसिफिक आंसर आए हैं वो उसके लिए मैं रेडी थी। अलॉन्ग विद दैट मैंने प्रीवियस ईयर देखा है कि प्रीवियस ईयर में ना बजट से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछा था। एक बार यूपी बजट के रेवेन्यू से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया है, और एक बार यूपी बजट के एक्सपेंडिचर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। तो मैंने क्या कर लिया था, इन फिगर्स को रट के जाइएगा। क्या क्या करना है स्पेसिफिक मैं आपको बताऊंगी भी, क्योंकि देखिए बजट वाला पोर्शन रह गया, राइट। मैंने ऊपर बोला है आपको कि बजट का मैं आपको बताऊंगी कैसे करना है, तो वो मैं अभी एक्सप्लेन करती हूँ। बट यूपी का अगर आप स्पेसिफिक सोर्स पूछेंगे तो मैं घटना चक्र के अलावा कहीं भी नहीं गई, और इसके बियॉन्ड मुझे बहुत अच्छा सोर्स पता भी नहीं है। तो अगर आप लोग को कहीं और से गाइडेंस मिली है यूपी स्पेसिफिक कहाँ से कवर करना है, कोई वीडियोस वगैरह हैं, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, या फिर मुझे आप टेलीग्राम कर दीजिए ताकि मैं बाकी लोगों से भी शेयर कर सकूं। बट मैं घटना चक्र से रिलेटेड ही पढ़ाई करी और मेरा ठीक ठाक गया था यूपी से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो आपको बजट पता होना चाहिए, तो बजट की जो वीडियो है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज वाला, वो वीडियो देख के आपका काम चल जाएगा। दी ओनली थिंग इज़ कि उस वीडियो को किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊँगी। तो यूनियन बजट, यूनियन इकोनॉमिक सर्वे, यूपी का जो बजट है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज वाले के वीडियो को कैसे देखना है, क्या देखना है, इसके लिए मैं स्पेसिफिक वीडियो लेके आऊँगी। उसके बाद में आते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर, जो हमारा एग्रो क्लाइमेटिक जोन है उत्तर प्रदेश का, ये आपको पता होना चाहिए। मैप में आपको लोकेट करना आना चाहिए, और यूपी से रिलेटेड जहाँ भी क्वेश्चन पूछा तो उत्तर प्रदेश का मैप ड्रॉ करके आप स्पेसिफिक बता दीजिएगा कि कौन से रीजन में कौन सा एग्रीकल्चर फेमस है, ठीक है। वैसे एनर्जी से रिलेटेड विंड एनर्जी, हमारा वेस्टर्न यूपी में विंड एनर्जी काफ़ी अच्छी होती है ना। उसके बाद में बुंदेलखंड रीजन में हमारा सोलर एनर्जी का बहुत अच्छे तरीके से हार्नेस कर सकते हैं। तो जहाँ जहाँ पे जो एनर्जी चलती है वहाँ पे आप क्या करिएगा, मैप की मदद से आप वहाँ पे दिखा दीजिएगा, ठीक है। जहाँ जहाँ पे नदी का फ्लो बहुत अच्छा होता है तो वहाँ पे भी हम वाटर का रिसोर्स यूज़ कर सकते हैं, तो ये भी आप वहाँ दिखा दीजिएगा। इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल रिसोर्सेज, सब कुछ आपको घटना चक्र में मिल जाएगा। ह्यूमन रिसोर्स का क्या इशू है, ह्यूमन रिसोर्स की बात करें तो इसका मतलब है कि कितने % लोग लिटरेट हैं, कितने % इलिटरेट है। इसके अलावा पॉपुलेशन जो है हमारे यूपी का, शहर में कितना है, गांव में कितनी पॉपुलेशन है, उसका परसेंटेज, बेसिकली यूपी सेंसस की बात कर रहा है यहाँ पे। इसके अलावा आपको क्या, आप ह्यूमन रिसोर्स में क्या पढ़ सकते हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा लिटरेट है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में इलिटरेट लोग हैं, ये आपको पता होना चाहिए ह्यूमन रिसोर्स में। इसके बियॉन्ड आपको क्या पता, मतलब बेसिकली यूपी के सेंसस के बारे में यहाँ पे पूछ रहा है। जस्ट गिव मी 1 मिनट, आई डोंट नो फ़ोन को क्या हुआ। स्किल डेवलपमेंट को लेके उत्तर प्रदेश ने कौन से स्कीम्स लेके आई है, ये भी आपको कहाँ मिल जाएगा, एक तो घटना चक्र में मिल जाएगा। फिर जो बजट का पढ़ेंगे कि बजट में इस साल रिसेंटली स्किल डेवलपमेंट के लिए यूपी ने क्या किया, इसके 2 या 3 पॉइंटर्स याद रखिएगा। फिर गवर्नमेंट प्रोग्राम एंड वेलफेयर स्कीम्स जो करंट चला, ये भी कहाँ मिलेगा हमको, यूपी बजट से मिल जाएगा। और यूपी स्पेशल की, यूपी की स्पेसिफिक स्कीम्स जो होती हैं वो 1-2 वीडियो आप देख लेंगे, मैं आपको सोर्स बता दूंगी लेटर ऑन। नहीं बता पाई रिमाइंड कर दीजिएगा, बहुत से लोग रिमाइंड करते हैं, तो इसका मैं आपको वीडियो निकाल के दे दूंगी। फिर इशू रिलेटेड टू एग्रीकल्चर इन, तो देखिए issue related to agriculture in India would not be any different than what UP is facing. It's just that UP को आपको स्पेसिफिक कोई एरिया है जो ड्रॉट प्रोन एरिया है, कोई एरिया है तराई रीजन जो है ग्रुप यूपी का, वहाँ पे हम एग्रीकल्चर नहीं कर पाते, वो दलदला क्षेत्र है ना। तो उसके कारण क्या हो जाता है, बस आपको अवेयरनेस होनी चाहिए। अगर आपको 3 या 4 पॉइंट की भी अवेयरनेस है यूपी से रिलेटेड, और 2 या 3 पॉइंट की एग्रीकल्चर की अवेयरनेस है, आप मुझे बताइए, अगर फार्म MSP का जो इशू है, अगर MSP का इशू इंडिया में है तो यूपी इंडिया का ही पार्ट है, तो MSP का इशू तो इंडिया का, यूपी का भी होगा। तो जो भी इशू आपका इंडिया में चल रहा है कलेक्टिवली, वो इशू आप यूपी में भी लिख सकते हैं। इट्स जस्ट दैट उत्तर प्रदेश से रिलेटेड आपको कम से कम 3 पॉइंटर्स पता होने चाहिए जो यूपी स्पेसिफिक होंगे।
तराई रीजन हमारा जो है वो हर जगह नहीं है ना। तो तराई रीजन के बारे में आपको पता होना चाहिए, मैप में आपको लोकेट करना आना चाहिए। उसके बाद में हमारा डॉट प्रोन जो एरिया है, कैन बेतवा रिवर के बारे में आपको पता होना चाहिए, बुंदेलखंड रीजन के बारे में पता होना चाहिए, है ना। तो ये आप मैप में लोकेट कर, ताकि अगर आपको स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा जाए तो आप वहाँ पे यूपी का मैप ड्रॉ करके आप वहाँ पे बता सकें। तो मेरा कहने का मतलब है, जब भी यूपी स्पेसिफिक कुछ पूछा जाए ना, तो जैसे अगर स्किल डेवलपमेंट के बारे में पूछा है, ठीक है, और आपने बजट नहीं पढ़ा, आपको याद ही नहीं आ रहा है कि उत्तर प्रदेश ने, यूपी वाले ने क्या किया है इसको लेकर, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, आपको स्किल इंडिया पता है ना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ये तो सबको पता है। तो आप लिखिएगा कि यूपी हैज़ इम्प्लीमेंटेड प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, एंड इम्प्लीमेंट करने के साथ साथ में उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर हैज़ गिवन दी हाईएस्ट प्रायोरिटी in order to implement this scheme and the scheme should go to every youth। ये आप एक पॉइंट लिख सकते हैं। सेकेंड पॉइंट आप क्या कर सकते हैं, आप देखिए जो भी सवाल पूछेगा ना, उसमें आपका बजट में कहीं ना कहीं एलोकेशन होगा, या ज़्यादा या कम होगा। तो आप ये सेकेंड पॉइंट में क्या लिख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश ने क्या किया, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट इन एवरी बजट हैज़ स्पेसिफिकली अलॉटेड गुड अमाउंट ऑफ मनी in order to develop the in order to enhance the skill development for the youth इन द स्टेट। आप ये भी लिख सकते हैं। तो देखिए, तो जो सेंटर की स्कीम है उसको हमने इम्प्लीमेंट किया, पॉइंट नंबर 1, हमने इसमें पैसे दिए, पॉइंट नंबर 2, उसके बाद में प्रॉपर तरीके से स्कीम को इम्प्लीमेंट किया, ये पॉइंट नंबर 3 बन जाएगा। तो इवन दो आपको स्पेसिफिक नहीं भी पता है, आपने बजट नहीं पढ़ाई की, देखिए ऐसा बोलते हैं, हमको पता होता है, बट टूवर्ड्स द एंड हो सकता है कि बहुत कॉमन सी चीज़ें मिस हो जाए। फिर से मैं एग्जांपल दूंगी, एसडीजी मिस किया है मैंने, बंदी एसडीजी मिस करके आई है, मतलब इंसान के कहीं से भी गलती हो सकती है ना। तो अगर आपने मैंने एसडीजी मिस किया है, तो हो सकता है कि किसी आप व्यक्ति में से किसी एक ने बजट को पढ़ा होगा मगर रिवाइज करना भूल गया होगा। तो इन दैट सिनेरियो अगर आपके सामने क्वेश्चन आ गया तो अटैक तो आपको करना पड़ेगा। तो एग्जिस्टिंग नॉलेज से आप क्या क्या लिख सकते हैं, तो उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक के लिए आपको बहुत ज़्यादा घबराना नहीं है, बस आपको हर पॉइंट के ऊपर 2-2 स्कीम यूपी स्पेसिफिक अगर याद करते हैं ना, तो यूपी स्पेसिफिक स्कीम लिख के पहले 2 पॉइंट में, और फिर आखिरी के 3 पॉइंट में हम सेंटर की स्कीम को इम्प्लीमेंटेशन और बजट एलोकेशन को देके एक ठीक ठाक आंसर हम बना सकते हैं। उसके बाद आता है हॉर्टिकल्चर को लेके, है ना, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। हॉर्टिकल्चर हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, एनिमल हस्बेंड्री हो गया, सबके लिए अलग अलग नोट्स बनाना है आपको, ठीक है। इशू रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, इशू रिलेटेड टू हॉर्टिकल्चर, इशू रिलेटेड टू फॉरेस्ट्री, इशू रिलेटेड टू एनिमल हस्बेंड्री। सिर्फ इशू की बात नहीं करनी है, क्या क्या चैलेंज है, पहली बात तो ये क्या है, पहले ये हो गया, गवर्नमेंट चैलेंजेस क्या है और गवर्नमेंट क्या क्या करी है और इसमें इम्प्रूवमेंट क्या है, क्योंकि आपको भी पता है कि उत्तर प्रदेश का जो रैंकिंग है बहुत सारे सेक्टर में बहुत अच्छी होती जा रही है। तो स्टेट में बहुत सारे लेवल पे, मल्टीपल लेवल पे इम्प्रूवमेंट है। तो अगर स्टेट कहीं पे इम्प्रूव कर रहा है और आप वहाँ पे स्पेसिफिकली जाके लिख सकें कि 2017 के पहले या 2014 के पहले यूपी स्टेट का एग्रीकल्चर में यहाँ खड़ा था, बट बिकॉज ऑफ ABZ स्कीम्स होने के बाद में आपका यूपी अब इस जगह पे खड़ा हुआ है। अगर आप ऐसे स्पेसिफिक डेटा भी अगर आपको मिल जाता है तो भी आप लिखने में बिल्कुल संकोच मत करिएगा। लास्ट है लॉ एंड ऑर्डर का जो इशू है यूपी से रिलेटेड, एंड सिविल डिफेंस का जो इशू है यूपी, यहाँ पे लिखा है ना स्पेशल रेफरेंस विथ यूपी, ये आप गूगल करेंगे आपको स्पेसिफिक करके ये मिल जाएगा। इसके साथ साथ में घटना चक्र में मिलेगा। तो ये हो गया डिस्कशन हमारा सिलेबस का। अगले वाले वीडियो में मैं थोड़ा सा GS2 का सिलेबस डिस्कस करूँगी और सिर्फ अपने 3 या 4 पेज के नोट्स में आपको दिखा दूँगी, और सोर्सेज तो मैं आपको बताते जा रही हूँ। आई होप ये वीडियो यूज़फुल होगा और आप नोट्स मेकिंग चालू कर दीजिए। मेरे सारे वीडियो का एक वीडियो तो मैंने ख़त्म किया है, राइट। अब सारे वीडियो के आप जब सेकेंड वीडियो आ रहा है उसका वेट ना करिए, कम से कम GS3 स्टार्ट करते जाइए। जब ये स्टार्ट करेंगे तो आपको 3 से 4 दिन एक एक सब्जेक्ट में लगने वाला है। स्पीड ज़्यादा रखिएगा, नंबर ऑफ़ आवर्स ज़्यादा रखिएगा, ब्रेक ले लेके पढ़ाई करिएगा, मगर कोशिश करिएगा कि डेली का टारगेट बनाएं कि अगर हमको 20 पॉइंट्स कंप्लीट करना है तो दिन में कम से कम 3 या 4 पॉइंट हम लिखें। ये आप अपना टारगेट बना के चलिएगा। कुछ भी डाउट होता है तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन पे, और अगला वीडियो मैं जल्दी अपलोड करती हूँ।